लेखक परिचय अभी हमने समझाया। अब हम पाठ पर आएंगे। तो दिए कब जलाते हैं हम? हाँ, वैसे तो रोज हम पूजा के समय पे जलाते हैं, लेकिन जब हम उत्साह और अपनी प्रसन्नता को हमें प्रदर्शित करना हो तब हम किनका प्रयोग करते हैं? दियों का प्रयोग करते हैं। दिए क्या है? हमारी प्रसन्नता का, उत्साह का, पवित्रता का सूचक है ना। जब दीपक जलता है तो एक अंदर से एक आत्मिक शांति सी का है ना, शांति सी मिलती है दिया। तो हमारे पाठ का जो शीर्षक है दिए जल उठे। अब ये दिए कब जले, कब जलाए गए, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि लेखक ने इसका शीर्षक क्यों दिया ऐसा और ये कितना उपयुक्त और सार्थक है। ठीक है, दिए जल उठे में जो आपके बताया गया है उसमें ये जो घटना है 1930 में दांडी मार्च का नाम सुना है आपने? कोई बताएगा दांडी मार्च के विषय में? कुछ जानते हैं आप? बताओ। और क्यों छेड़ा गया था? इसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहा। ठीक है, क्यों छेड़ा गया था? जो अंग्रेज थे उन्होंने नमक के ऊपर कर लगा दिया था। कर यानी टैक्स, और वो टैक्स बहुत अधिक मात्रा में था। और नमक जो है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से देखा जाए तो माना जा सकता है उसे, है ना, क्योंकि नमक के बिना भोजन नहीं खाया जा सकता। तो नमक का सस्ता होना बहुत जरूरी है ना। और उन्होंने क्या किया था? उसमें बहुत अधिक मात्रा में कर लगा दिया था, जिसके विरोध में, जिससे निजात पाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने अपने साथ कुछ लोगों को, वो कुछ लोग जो थे 79 के लगभग कुछ लोग थे, जिनके साथ मिलकर पैदल यात्रा की थी, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। और ये आंदोलन उनका 1931 में इरविन समझौता उनका हुआ था, गांधी जी का और एक इरविन थे, उनका समझौता हुआ। उस समझौते में ये बात ये भी रखी गई, तब ये इसकी समाप्ति हुई इस आंदोलन में। समझ में आ गया? नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरोध में ये हमारा ये जो था इनका, गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ा था। ठीक है, और इसमें इनके साथ बहुत सारे लोगों ने स्वागत किया इसमें। अब जब वो लोग वहां से, उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना था और नदी कीचड़ से भरी हुई नदी थी, उसे पार करनी थी। कई किलोमीटर पार की उन्होंने, गांधी जी ने पार की। तब वहां नदी के किनारे और उस कीचड़ के किनारे किनारे जो लोग थे, उस समय लाइट तो इतनी थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो दीपक जलाए, दिए जलाए, जिससे उन्हें देख सके और उनकी ऐसी भावना रही कि उन्हें कोई अंधेरे में कोई परेशानी ना हो। और जब तक गांधी जी ने उस रास्ते को पार किया कई किलोमीटर, तब तक वो दिए जलते रहे और उसके बाद भी वो जलते रहे, क्योंकि गांधी जी के पीछे जो और लोग थे जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था आंदोलन में, वो भी उनका अनुगमन कर रहे थे। तो लोगों ने दिए उनकी सहूलियत के लिए जलाए थे, उनकी सुविधा के लिए और अपनी प्रसन्नता, अपने आदर को दिखाने के लिए, अपने सम्मान को दिखाने के लिए दीपक जलाए। अब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। रास के बूढ़े बरगद ने यह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। अब देखो एक चीज और, 12 मार्च को यात्रा शुरू की गई। यात्रा कब शुरू की गई थी? 12 मार्च को। और जब यात्रा शुरू की गई, 12 मार्च को यात्रा शुरू होनी थी, तय किया गया कि 12 मार्च में कोई ना कोई काम जब हम करेंगे तो उसकी एक तिथि, दिनांक तो निश्चित करेंगे। 12 मार्च निश्चित थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? उसकी योजना को विफल बनाने के लिए 7 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तब गांधी जी ने संबोधित किया कि भाई जो वो है, उन्हें ये पुरस्कार मिला है। ये सजा किस रूप में मिली है उन्हें? पुरस्कार के रूप में। पुरस्कार किस चीज का? स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी निभाने के लिए पुरस्कार स्वरूप उन्हें सजा दी गई है। किसे दी गई है सजा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पर एक लाइन में वही है, उन्हें वह भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर, चलिए, उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार किया। 2 शब्द यानी भाषण देने थे, उन्हें कुछ शब्द लोगों तक अपने पहुंचाने थे। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? अब उन्होंने अपने भाषण में संबोधित किया कि भाइयों और बहनों, क्या आप इस आंदोलन के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेध आज्ञा यानी रोक लगा दी। निषेध आज्ञा ऐसी आज्ञा प्रस्तुत की जिसमें उनके लिए निषेध कर दिया गया, उन्हें आगे बढ़ना
बढ़ने पर रोक लगा दी गई। निषेध क्या होता है? मनाही, है ना, तो उन्हें उन्हें मना कर दिया, रोक लगा दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी इस योजना को विफल बनाने के लिए क्या किया? उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई। कलेक्टर का नाम क्या था? शिलीडी। उनके आदेश पर यह गिरफ्तारी हुई थी, जिस पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया गया था। जिसे पटेल ने, और ये कौन थे जो कलेक्टर थे? इन्हें आंदोलन के समय अहमदाबाद से पटेल ने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको वहां से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया। बोरसद यानी स्थान का नाम, तो उनको लोग कटहरे में अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध को कबूल किया। कबूल करना यानी स्वीकार किया। और अपराध क्या था उनका? सत्याग्रह में भाग लेना, है। जज को समझ नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। धारा, आर्टिकल्स, है ना, जो आर्टिकल्स होते हैं, जो अनुच्छेद रखे गए हैं संविधान में, वो धारा कि उन्हें, जज को खुद नहीं समझ आ रहा था कि किस आर्टिकल, किस धारा के तहत वो इनको सजा का प्रावधान रखे, सजा को सुनाए, क्योंकि ऐसे कोई धारा थी नहीं जिसमें अपने देश की भक्ति के लिए लड़ने वालों को सजा दी जाए। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में, 8 लाइन लिखी थी उन्होंने अपने फैसले में, लेकिन उन्हें 1.5 घंटा लगा। यानी उनके मन में क्या चल रहा था? मंथन चल रहा था कि क्या वो सही है, गलत है, किस धारा के लिए उन्हें दे सजा, ना दे। बहुत सारे प्रश्न उनके मन में चले होंगे। पटेल को 500 रुपए जुर्माना, कितनी सजा दी गई उन्हें? 500 रुपए जुर्माना लगा और 3 महीने की जेल। 500 रुपए जुर्माना और 3 महीने की जेल। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। कौन सी जेल में ले जाकर दिया? साबरमती जेल। साबरमती आश्रम में गांधी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सजा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी इस गिरफ्तारी से बहुत शुद्ध थे। शुद्ध यानी दुखी थे, व्याकुल थे। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अब 12 मार्च में जाना था, अब हम इससे पहले ही वहां के लिए कूच करेंगे, निकल जाएंगे, अपना शुरू कर देंगे जो अभियान वो चला रहे थे। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब आश्रम में हर आदमी क्या सोच रहा था कि अगर हम मोटर से जाएं वहां से, तो हमें साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लग जाएगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे, यानी वो उनसे मिलना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। पीछे पीछे समय का अनुमान लगाकर गांधी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। गांधी जी के पीछे वो भी उन्हें देखने के लिए आ गए थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार कर ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल में नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि अगर उनको रोकते तो सामने जो लोग हैं, जो उनके खड़े हुए, उनमें और अधिक जो क्रांति की भावना है वो और अधिक जलने लगती है ना, और दंगे फसाद होने का भी संभावना बढ़ जाती। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मोटर गाड़ी नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। उन्होंने सोचा तो था, लेकिन मोटर जो है रोकी गई। लगता है पटेल का रौब ही था। तो अब वो बताने कि शायद यह गाड़ी रोकी गई, शायद पटेल का रौब था उनके, कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी, कि पुलिस वालों को मोटर वहां पर रोकनी पड़ी। गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। गांधी जी और पटेल जो है सड़क पर आपस में मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, एक बहुत छोटी सी मुलाकात, संक्षिप्त यानी छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल जब गाड़ी में बैठ रहे थे मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद, तो उन्होंने आश्रमवासियों से कहा कि भाई मेरी तो बारी आ गई। किस चीज की बारी? जेल जाने की। जेल जाने की, क्योंकि हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें रास्ता कैसा है? कठिन है। वो आसानी से हमें करने नहीं दिया जाएगा जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार उस समय कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए। तो वो इतना आसान नहीं था और ना रहा। तो उन्होंने कहा भाई अब मेरा नंबर तो लग गया, अब तुम्हारा भी नंबर जल्दी ही आने वाला, तैयार रहो कि किसी के साथ भी ये घटना होगी एक एक करके। पटेल की गिरफ्तारी पर
दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना क्या होता है? भर्त्सना निंदा, बुराई, ठीक है। तो उन्होंने जो केंद्रीय असेंबली में प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखा? निंदा, ठीक है। प्रस्ताव रखा कि बिना मुकदमा किए उन्हें छोड़ दिया जाए, कोई मुकदमे की किसी कार्रवाई की जरूरत न समझी जाए। कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है कि सभी को क्या है, जहां वो रह रहे हैं अपने देश में, अपने मन के विचारों को, भावों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है ना। यही कार्य पटेल ने किया था अपने भाषण में, तो इसमें उन्हें जेल नहीं होनी चाहिए। और अगर उन्हें हुई है तो यह जो हमारा नियम है, जो हमें हमारा अधिकार है, उसका हनन है, उसका क्या है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उस पर विरोध नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की थी, लेकिन वो अभिव्यक्ति किसके विरोध में जा रही थी? सरकार की, तत्कालीन सरकार। तत्कालीन सरकार कैसी थी? अंग्रेजी सरकार थी। तो वो उनके विरोध में जा रहे थे। जब सरकार का मन जो होगा वो कर सकती थी, तो उन्होंने इसलिए जेल में कर दिया। भारत सरकार एक ऐसी नजीर पेश कर रही थी। भारत सरकार एक ऐसी नजीर क्या मतलब है भाई? नजीर अर्थ बताइए नजीर का। उदाहरण, नजीर यानी उदाहरण। तो भारत सरकार ऐसे उदाहरण रख रही थी जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, उससे क्या होगा, इसके परिणाम हमें अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो दूरगामी परिणाम है वो अच्छे नहीं होंगे, सुखद नहीं होंगे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके अंतर्गत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली। अब जो सत्याग्रही सत्याग्रह के लिए तैयार थे, उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे। अब्बास तैयब जी उसी में से लड़ने वालों में से एक ही स्वतंत्रता आंदोलनकारी कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में नहीं, अब्बास तैयब जी थे, वो चाह रहे थे कि गांधी जी की भी गिरफ्तारी की जाए, है ना। उनकी गिरफ्तारी के लिए वो आगे अगुवाई कर रहे थे, आगे नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व, अगुवाई यानी नेतृत्व, लीडरशिप वो कर रहे थे। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे। सभी को यह विश्वास हो गया था कि अब गांधी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। सबको यह विश्वास था कि गांधी जी को जब तक बोर्ड से जलालपुर नहीं पहुंचते तब तक वहां से पहले उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रात में गांधी का भव्य स्वागत हुआ। भव्य यानी शानदार, भव्य शानदार। अब रात में क्या हुआ, गांधी जब वहां पहुंचे तो उनका शानदार रूप से स्वागत किया गया। वहां की जो जनता थी, दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। और सबसे आगे कौन थे? सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा किसने लिया था? दरबार समुदाय के लोगों ने। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। ये दोनों कौन थे? संगीत के बहुत बड़े जाने मानी हस्ती, ठीक है। रविशंकर महाराज जो थे वो थे। गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। गांधी जी ने इन दोनों का उल्लेख अपने उसमें किया भी है। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवड़ में है। दरबार रासों की बस्ती कहाँ है? ये दो नाम दिए हैं, कनकापुरा और उससे सटा हुआ गांव देवड़। यहाँ पर आपका बहुविकल्पी प्रश्न बनता है या संक्षिप्त प्रश्न, ठीक है, कि दरबार रास की मुख्य बस्ती कहाँ थी? कनकापुरा और देवड़, ठीक है ना। दरबार लोग रियासतदार होते थे। क्या होते थे? रियासतदार यानी अपने इलाके के मालिक। उनका एक क्षेत्र विशेष होता था, वहां पर उनका अपना एक रॉब होता था। उनके
सहाबी थी, सहाबी यानी वहां के वो साहब थे। ऐशो आराम की जिंदगी थी, एक तरह का राजपाट था, यानी एक तरह से वो राजसी जीवन वहां अपने क्षेत्र में राजसी जीवन व्यतीत करते थे। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए थे। गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखें। अब देखो अपने इलाके में वो राजाओं की तरह रहते थे, लेकिन फिर भी वो सत्याग्रह आंदोलन के साथ निभाने के लिए वहां से छोड़कर उनके साथ आकर बस गए थे। तो गांधी जी ने उनके लिए क्या कहा, उनकी प्रशंसा में कहा कि हमें इनसे त्याग और हिम्मत सीखनी चाहिए, क्योंकि विलासिता को छोड़ना आसान तो नहीं होता है ना। अपने राजपाट, अपना धन संपत्ति, अपना गौरव सम्मान, जिस क्षेत्र में उन्हें पूजा जाता है, राजाओं की तरह रहते हैं, उस क्षेत्र से वो दूसरी जगह गुमनाम बनकर जिंदगी बिता रहे हैं, तो वो आसान नहीं था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। अब देखो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब होने वाली थी? 21 मार्च को। कहाँ होने वाली थी? साबरमती के तट पर। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। अब देखो इसमें कौन कौन मुख्य लोग थे जिन्होंने भागीदारी की, जिनके नाम इसमें हैं? गोपाल दास है ना, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और एक अभी नाम आया था उनका रविशंकर महाराज। ठीक है, रविशंकर महाराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनका तो मुख्य जिक्र चल ही रहा है। अब है अगर इन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी से मिलना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस मीटिंग, बैठक यानी मीटिंग है ना, मीटिंग को बैठक की वह पहले उससे गांधी जी से मिल ले। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी ने रास में अपनी जन्मभूमि जनसभा से पहले एक पत्र लिखा। अब उसके जवाब में उन्होंने एक पत्र लिखा गांधी जी ने, किसके जवाब में? जवाहरलाल नेहरू के भेजे हुए संदेश के जवाब में, और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है, और कहा कि उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। प्रयाण यानी यात्रा, प्रयाण यानी यात्रा। यात्रा भी कैसी थी? दुर्लभ, कठिन, कठिनाइयों से भरी हुई, जहां पर कदम कदम पर खतरा था, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंदोलन इतना आसान थोड़ी था। सरकार, अंग्रेजी सरकार के साथ रहेगा, उन्हीं का विरोध में लोग खड़े थे, है ना, वही वो आजादी थोड़ी ना आसानी से देने वाले थे। तो ऐसी कठिन घड़ी में तुम मेरे से मिलना चाह रहे हो, ऐसा किसने कहा? महात्मा गांधी जी ने। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी, यानी एक नहर किसके कंधे पर बैठकर? मछुआरों के कंधे पर बैठकर धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। अब राष्ट्र का ये जो यात्रा चल रही है, ये किसके हित के लिए है? राष्ट्र के लिए, और मैं उसका प्रमुख सेवक हूँ। किसने कहा? गांधी जी ने। मैं जो हूँ उसमें प्रमुख हूँ। तो जो व्यक्ति प्रमुख, जिस पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है, वो आसानी से, वो उसे तो छुट्टी नहीं मिल सकती ना आसानी से किसी भी तरह से। तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इसका प्रधान सेवक हूँ, मुख्य सेवक हूँ इस राष्ट्र हित की यात्रा का, तो मेरा मिलना क्या है? आसान नहीं है। मैं जरा भी विराम, जरा सभी इसमें बीच में आराम की बात नहीं सोच सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। अब रास में क्या हुआ? वल्लभ भाई की जो गिरफ्तारी हुई, उसके कारण लोगों में क्या थी? आक्रोश की भावना, विरोध की भावना, क्रांति की भावना जागृत हो रही थी, सुलग रही थी। गांधी की इस जनसभा में पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी यानी पीढ़ियों से चले आ रहे पुराने लोग, है ना, जो पुराने लोग थे, मुखिया और पटेल, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही, दांडी यात्रा शुरू पर जाने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य यानी प्रभुत्व, पूरी तरह अधिकार में हो जिसके, है ना, तो ब्रिटिश, वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। उन्होंने क्या तय किया था कि वो अपनी यात्रा की जो शुरुआत करेंगे वो उसी जगह से करेंगे जहां अंग्रेजी शासन है, जहां अंग्रेजों का अधिकारी क्षेत्र है, अंग्रेजों के अधिकार वाले क्षेत्र से ही अपनी
दांडी यात्रा की शुरुआत करेंगे। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, किसी भी राजघराने के इलाके से वो शुरू नहीं करेंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा ना करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती है। यदि वो ऐसा ना करते तो उनका समय और मेहनत दोनों ही थोड़ा अधिक लगता, जो उस समय की स्थिति को देखते हुए उपयुक्त नहीं था। इसका असर यात्रा कार्यक्रम पर पड़ता। यात्रा का जो कार्यक्रम था वो लंबा चल जाता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। सत्याग्रही जो थे, जो सारे आंदोलन करता थे, वो गाजे बाजे बड़े, गाजे बाजे का मतलब जोर शोर के साथ, है ना, उत्साहपूर्वक रास में दाखिल हुए, सम्मिलित हुए। उसे वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया। गांधी जी को कहाँ ठहराया गया? वहां पर धर्मशाला में। जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। जबकि बाकी के जो सत्याग्रही थे उन्हें कहाँ रुकाया गया? तंबुओं में। तंबू यानी डेरा, है ना, जो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी रूप से जो जमाए जाते हैं वो डेरे कहलाते हैं, तंबू कहलाते हैं। उनमें बाकी के सत्याग्रहियों को वहां पर ठहराया गया।